हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम त्रिवेदी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 27 जनवरी 2021 में एनटीपीसी एग्ज़ाम जो कि सेकेंड फेज में हो रहे हैं उसका फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे एनटीपीसी सेकेंड फेज के जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में। ठीक है, ये जो है एग्ज़ाम हुआ था हमारा 27/1/2021 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों ये लिखी गई है तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया था आज कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है तुर्की भाषा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ठीक है, तो इंडिया में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा अधिक है? तो वो है गोवा राज्य की। ठीक है, गोवा में प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में जो गोवा राज्य है उसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिंगराज मंदिर की निर्माण शैली कौन सी है? तो वो है देउल शैली। कौन सी शैली है? देउल शैली। ठीक है, या इसको द्रविड़ शैली भी कहते हैं। तो लिंगराज मंदिर की निर्माण शैली कौन सी है? देउल शैली है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटोनियो गुटेरस किस देश के निवासी है? एंटोनियो गुटेरस कौन है दोस्तों? तो एंटोनियो गुटेरस जो है हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये किस देश के निवासी हैं? ये है पुर्तगाल देश के निवासी। किस देश के निवासी हैं? पुर्तगाल देश के। तो एंटोनियो गुटेरस किस देश के निवासी हैं? ये है पुर्तगाल देश के निवासी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना के अंतर्गत चावल का मूल्य क्या है? तो चावल का मूल्य है यहाँ पर 3 रुपये प्रति किग्रा। ठीक है, चावल का मूल्य क्या है? 3 रुपये प्रति किग्रा। जो फिर सरकार के द्वारा राशन बांटा जाता है, प्रदान किया जाता है गरीब लोगों को, तो उसमें जो है चावल का मूल्य क्या है? चावल का मूल्य है 3 रुपये प्रति किग्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग के द्वारा 2016 में शिशु मृत्यु दर कितने प्रतिशत है? नीति आयोग ने जो अपनी 2016 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर क्या है? तो शिशु मृत्यु दर है 44 शिशु प्रति 1,000 शिशु। ठीक है, 1,000 जीवित शिशुओं में से 44 शिशुओं की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा 2016 में शिशु मृत्यु दर कितने प्रतिशत है? 44 शिशु प्रति 1,000 शिशु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU जो है हमारे कंप्यूटर में प्रयोग होती है। ठीक है, तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ALU का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU को कौन कंट्रोल करता है? तो CPU को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट यानी कि CU। ठीक है, CPU को कौन कंट्रोल करता है? CPU कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, CRY योजना का संबंध किससे है? CRY योजना का संबंध शिशुओं से है। ठीक है, ये CRY योजना किससे संबंधित है? CYR योजना शिशुओं से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, SCO का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों SCO का गठन हुआ था 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। ठीक है दोस्तों, तो SCO का गठन कब हुआ था? 2001 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आया था आज की शिफ्ट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार कौन से विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है? अर्थात पुलित्जर पुरस्कारों का वितरण कौन सा विश्वविद्यालय करता है? तो वो करता है कोलंबिया विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय करता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय। ठीक है, तो पुलित्जर पुरस्कारों का वितरण कौन सा विश्वविद्यालय करता है? तो करता है कोलंबिया विश्वविद्यालय। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी। क्या कहलाता है? इपिग्राफी। ठीक है, तो जो शिलालेख होते हैं, जो पहले राजा हुआ करते थे, तो वो अपनी प्रशंसा में या इतिहास संबंधी कुछ लेख शिलाओं पर लिखवाया करते थे। उन्हीं को क्या कहा जाता है? शिलालेख। और इन्हीं शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? इपिग्राफी। किसके अंतर्गत किया जाता है? इपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों विप्रो का मुख्यालय है बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में।
तो विप्रो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? ठीक है, कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो कमेटी बनाई गई थी सरकारिया आयोग। कौन सी कमेटी थी? सरकारिया आयोग। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों को निर्धारित करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? सरकारिया आयोग कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख राज्य में स्थित है। आप जानते हैं कि लद्दाख अभी जल्द ही बना है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के बाद 2 राज्यों का निर्माण हुआ है, उसमें से लद्दाख राज्य का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो होता है कुरकुमिन के कारण। ठीक है, किसके कारण? कुरकुमिन के कारण। तो हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बैरोमीटर की खोज की थी इवान गेलिस्ता टारसेली। किन्होंने की थी? इवान गेलिस्ता टारसेली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया था। यानी कि अब जो हमारे यंत्र है, यंत्र की खोजों से संबंधित क्वेश्चन भी आने लगे हैं। ठीक है, तो आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? ठीक है, तो उन्होंने 8 अप्रैल 1929 में असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, इसी के बाद भगत सिंह ने पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया था और इसी के बाद इनको फांसी भी हुई थी, लेकिन इस कांड में नहीं हुई थी, उनको काकोरी कांड में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 में। और साथ में इन पर एक और चार्ज लगा था कि इन्होंने किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी। ठीक है, तो भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 में फेंका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जोड़ों के मध्य में पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जोड़ों के मध्य में पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उससे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। ये जोड़ों के मध्य में पाए जाने वाला एक प्रकार का द्रव होता है जो कि चोट इत्यादि से रक्षा करता है तथा यहाँ पर सूखापन या रूखापन होने से भी बचाता है। ठीक है, तो जोड़ों के मध्य में पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। इस क्वेश्चन में कुछ कुछ कन्फ्यूजन है, कभी कभी कहा जाता है मुंबई में हुआ था, लेकिन राइट आंसर आपका होगा अमृतसर। ठीक है, तो 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पाम की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, तो स्पाम की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पाम की फुल फॉर्म होती है समथिंग पॉसिंग एज मेल। ठीक है, तो स्पैम की फुल फॉर्म क्या होती है? समथिंग पॉसिंग एज मेल। तो स्पैम जो आपके जो है ईमेल में आता है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या कही जाती है? उसकी फुल फॉर्म होती है समथिंग पॉसिंग एज मेल। ठीक है, ये एक प्रकार का आपका मेलवेयर होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो दोस्तों विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, इससे पहले विधवाओं का विवाह नहीं होता था और सती प्रथा भी थी। तो ये सब समाप्त करके विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय के आंदोलनों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने इसको लागू किया था। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल सम्मेलन से संबंधित था। तो दोस्तों ये सही हमको पता नहीं हो पाया है कि ये क्वेश्चन क्या था, लेकिन जल सम्मेलन से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था और ये ऑप्शन बेस्ड था। तो इसमें ऑप्शन अगर पता होता तो हम आपको बता देते कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन ऑप्शन हमको मिल नहीं पाया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ओवर के एक दिवसीय मैच कब से शुरू किए गए? दोस्तों आपको बता दें पहले जो मैच होते थे वो 60 ओवर के होते थे। कितने ओवर के? 60 ओवर के होते थे, लेकिन 16 मार्च 1977 से जो है एक दिवसीय मैचों में 50 ओवर होने लगे। ठीक है, उससे पहले कितने होते थे? 60 ओवर का मैच होता था। एक दिवसीय मैच कितने ओवर का होता था? 60 ओवर का, लेकिन 16 मार्च 1977 से ये जो है 60 ओवर के होने लगे। कितने ओवर के होने लगे? ओ 50 ओवर के होने लगे। तो 16 मार्च 1977 से एक दिवसीय मैच 50 ओवर के होने लगे। कितने ओवर के होने लगे? 50 ओवर के। कब से? 16 मार्च 1977 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है?
तो दोस्तों जीएसटी डायरेक्ट टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 चैम्बर वाला जीव कौन सा है? तो ऑप्शन में यहाँ पर कुछ जीव दिए गए थे, जिसमें से सही होगा हमारा सैलामाइंडर। अब वहाँ पर 4 ऑप्शन थे, जिनमें से राइट आंसर क्या था? सैलामाइंडर, ठीक है। तो 3 चैम्बर वाला जीव कौन सा है? सैलामाइंडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शक्ति मिशन क्या है? तो दोस्तों ये शक्ति मिशन है एंटी सैटेलाइट ऑपरेशन, ठीक है। तो एंटी सैटेलाइट ऑपरेशन चलाया गया था, उसी को मिशन शक्ति या शक्ति मिशन कहते हैं, ठीक है। एंटी सैटेलाइट ऑपरेशन को ही क्या कहते हैं? शक्ति मिशन अथवा मिशन शक्ति भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आग्नेय शैल क्या है? देखिए शैलों के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं, जैसे अवसादी शैल है, आग्नेय शैल है, ये सारे प्रकार क्या है? शैलों के प्रकार हैं, ठीक है। तो पूछा गया है आग्नेय शैल का है। तो आग्नेय शैल मैग्मा निर्मित शैल होता है, अर्थात जो ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है और ठंडा होने के बाद जिन शैलों का निर्माण होता है उन्हें मैग्मा शैल कहते हैं, या इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इन्हीं प्राथमिक शैलों से अन्य शैलों का निर्माण होता है, ठीक है। तो आग्नेय शैल क्या है? आग्नेय शैल मैग्मा निर्मित शैल है अथवा प्राथमिक शैल कहलाता है, ठीक है। तो आग्नेय शैल क्या है? मैग्मा निर्मित शैल अथवा प्राथमिक शैल को ही आग्नेय शैल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2016 में लॉन्च होने वाली परियोजना का क्या नाम है? तो देखिए 2016 में नरेगा और मनरेगा नामक परियोजनाएं लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन बेस होगा, जो इसमें से होगी आप उसमें टिक करेंगे, ठीक है। तो 2016 नहीं है, 2006 है। 2006 में लॉन्च होने वाली परियोजना का क्या नाम है? तो 2006 में लॉन्च होने वाली परियोजनाएं हैं नरेगा अथवा मनरेगा। तो जो आपके ऑप्शन में होगी वही आप टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर पहले 3 था, फिर 6 था, फिर 9 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 42 हो गया, उसके बाद 45 हो गया। तो यहाँ पर हमको बताना है कि आगे क्या होगा। आंसर देखिए 90 है। तो 90 आया कैसे? जैसे हमने पहले इसमें क्या किया, 3 दूनी 6, यानी कि पहले इसमें हो रहा है 2 से गुणा, उसके बाद 6 से फिर 9 कैसे हुआ? तो +3। तो इसमें यही क्रम चल रहा है, ठीक है। पहले 2 से गुणा, फिर +3, फिर अब यहाँ पर 9 में फिर 2 से गुणा होगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। उसके बाद 18 में फिर से 3 जोड़ेंगे तो कितना? 21 हो जाएगा। 21 का फिर से 2 से गुणा करेंगे, 42 हो जाएगा। 42 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। अब 45 में फिर से यही होगा 2 से गुणा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 90 आएगा, ठीक है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी हमको मिला है। तो ये भी आया था आज के शिफ्ट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर ए बी दिया है, उसके बाद डी ई दिया गया है, उसके बाद जी एच दिया गया है। अब पूछा गया है आगे क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, ए के बाद यहाँ पर बी के बाद सी छोड़कर डी आया, और डी के बाद डायरेक्ट फिर ई आ गया, ठीक है। उसके बाद ई के बाद फिर एफ छोड़ दिया गया, फिर क्या आया? जी आया, और जी के बाद तो एच होता ही है। उसी तरीके से एच के बाद हम क्या छोड़ देंगे? एच के बाद आई को छोड़ देंगे, आई के बाद जे आएगा, जे के बाद के आएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जे के, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। इसमें एक एक अक्षर छोड़ कर दिया गया है, ठीक है। जैसे ए बी के बाद सी छोड़कर डी ई दिया गया है, फिर डी ई के बाद एफ छोड़कर जी एच दिया गया, उसी तरह जी एच के बाद आई छोड़कर जे के दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CRY योजना का संबंध किससे है? तो CRY योजना का संबंध शिशुओं से है, ठीक है। CRY योजना जो चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है शिशुओं से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CRY योजना का संबंध किससे है? शिशुओं से संबंधित योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीति आयोग के द्वारा 2016 में शिशु मृत्यु दर कितने प्रतिशत है? शायद ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। तो 2016 में शिशु मृत्यु दर थी 44 शिशु प्रति 1000 शिशु जीवित शिशु, ठीक है। 44 शिशु प्रति 1000 जीवित शिशु, यानी कि 1000 जीवित शिशुओं में से 44 शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। तो ये 2016 की शिशु मृत्यु दर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में है? तो दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर जो है 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में है? तो वो है 7वीं अनुसूची में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर किस में है? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानिक या मणिकी अथवा रूबी स्टोन किसका अयस्क होता है? तो ये दोस्तों ये होता है मिनरल कोरंडम का। किसका होता है? मिनरल कोरंडम का। मणिक, मानिकी अथवा रूबी स्टोन किसका अयस्क होता है? तो होता है मिनरल
कोरंडम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शंकु अथवा शलाकाएं मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है मानव नेत्र में। ठीक है, मानव नेत्र में शंकु अथवा शलाकाएं पाई जाती हैं। इनका कार्य होता है रंगों का ज्ञान कराना। ठीक है, वस्तु किस कलर की है, ये शंकु अथवा शलाकाओं के द्वारा ही मस्तिष्क को इसकी सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, और इनकी कमी में क्या हो जाता है, वर्णांतता हो जाती है, या मनुष्य रंगों का ज्ञान नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारे पास से कि हमको जितने भी क्वेश्चन मिले वो सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए, और इसके बाद हम सेकेंड शिफ्ट का जो है एनालिसिस लेकर भी आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा हमारे चैनल को इसी तरीके की अन्य वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।